कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। रचना दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। एक शाम उसे उसके भाई का फोन आता है। रचना, मैंने नया घर ले लिया है। 2 दिन बाद गृह प्रवेश की पूजा है तो पूरे परिवार के साथ आना है तुमको। बधाई हो भैया, मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ रचना, तेरे आने से माँ भी बहुत खुश हो जाएगी, तो समय से आ जाना। गृह प्रवेश के लिए बेला ने सारी तैयारियां कर ली थी और सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को फोन कर न्योता भी दे दिया था। अगले दिन सुबह ही रचना अपने भाई के घर पहुंच जाती है। ओ रमन, तुम कहो तो बुआ जी को भी बुला ले क्या? बेला, मन तो मेरा भी बहुत है, परंतु बुआ जी को बुलाने से माँ नाराज हो जाएगी। रमन, भला ऐसा क्यों? इतना बड़ा दिन है तो हमें अपनी खुशियों में बुआ जी को भी तो शामिल करना चाहिए ना। ठीक है बेला, सबको तुमने ही न्योता दिया है तो बुआ जी को भी न्योता दे दो। बेला अपनी बुआ सास को फोन करती है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भैया भाभी और तुम सब कैसे हो? हम सब तो कुशल हैं बुआ जी। आपको एक खुशखबरी देनी है। हमने नया घर लिया है तो कल उसका गृह प्रवेश है। आपको सपरिवार घर पे आना है। और बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल जरूर आऊंगी। कितने ही दिन हो गए अपने घर गए। भला हो इस बेला बहू का, जिसने आज इस भूली हुई बेटी को याद किया। फोन रखते ही मधु पुरानी यादों में खो जाती है, जब उसकी माँ रति देवी जिंदा थी और वह अपने मायके माँ से मिलने जाती थी। मधु बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। बता तो, मुझसे मिलने कब आ रही है? माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? लो, आज शाम को ही मिलने आ जाती हूँ। कस्तूरी बहू, आज शाम का खाना बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट बनाना। अरे क्यों माँ जी, आज कोई आने वाला है क्या? आज शाम को मधु आने वाली है। ऐसा करना, सारा भोजन मधु की पसंद का ही बना लेना। जी माँ जी, अभी खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मधु शाम 6 बजे घर आ जाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर मन की बातें करती है। थोड़ी देर बाद कस्तूरी मधु के लिए खाना लाती है। अरे वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे मधु बेटी, अभी तो तूने खाना ही क्या खाया है, और ले। माँ, मेरा पेट तो भर गया है, अब और नहीं ले पाऊंगी। खाना खा माँ बेटी कुछ देर बातें करती हैं। अच्छा माँ, अब चलती हूँ, देर हो जाएगी नहीं तो। अरे बिटिया, कुछ देर और रुक जा, ना जाने फिर कब मुझसे मिलने आएगी। माँ थी तो कितने अधिकार से कहती थी, मधु बेटा कुछ देर तो घर आ जा। अब देखो, माँ के जाने के बाद तो कोई भूले बिसरे याद भी नहीं करता है। मधु ये सब सोच ही रही थी कि उसका पति वहाँ आ जाता है। अरे मधु, कब से ख्यालों में खोई हुई हो? ये तो बताओ, किसका फोन आया था? कस्तूरी भाभी की बहू बेला का फोन आया था। कल हमको नए घर की पूजा में बुलाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम वहाँ जरूर जाना। वैसे भी तुम उस घर को बहुत मिस करती हो। इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। जी, आप भी चल रहे हैं ना? मेरा तो कल एक बहुत जरूरी काम है। ऐसा करना, तुम ही चली जाना, और हाँ, सबके लिए गिफ्ट्स जरूर लेकर जाना। ठीक है, मैं आज ही बाजार जाके सबके लिए गिफ्ट्स ले लेती हूँ। अगले दिन मधु सभी के लिए गिफ्ट्स ले अपने भाई के घर आ जाती है, जिसे देख उसकी भाभी का मुंह बन जाता है। प्रणाम भाभी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। राम राम जिज्जी, आप भी आई हैं? हाँ भाभी, कल बेला बहू ने आज के शुभ दिन पर आने के लिए न्योता दिया था। हाँ, वो मम्मी जी सभी रिश्तेदारों को बुलाया था, तो बुआ जी को कैसे छोड़ सकते थे। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? और कितने दिनों बाद घर आई हैं आज? प्रणाम बेटा, सच में आज तो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है तुझसे। अरे मधु जिज्जी, बहुत अच्छा लगा जो तू आ गई। बहुत दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ है, आती रहा कर। देखो तो, बहन को देखकर कैसे मन पसीज रहा है। इनको तो बाद में देखती हूँ, पहले इस बेला बहू को देखती हूँ, जिसने मेरी खुशियों में आग लगा दी। भैया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या?
आओ ना बुआ जी, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, फिर चाय पे खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है मेरी गुड़िया रानी। रचना मधु को उसके रूम में ले जाती है। तभी कस्तूरी कहती है, ए बेला की बच्ची, तुझे किसने कहा था तेरी बुआ सास को बुलाने के लिए? मम्मी जी, मैं तो कुछ दिन पहले ही घर में आई हूँ, मुझे क्या पता था किसको बुलाना है और किसको नहीं। देखो तो मेरे सामने ज्यादा होशियार बन रही है। मेहमानों को जाने दे, फिर इसकी होशियारी निकालती हूँ। ए रचना, छोड़ आई तेरी बुआ को उसके शीश महल में। मम्मी, घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, प्लीज कोई तमाशा मत करो और अपना मूड ठीक कर लो। थोड़ी देर बाद पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। अरे रचना बेटा, आगे तो आ, ले बेला और रमन के साथ आके पूजा तो शुरू करा। मम्मी, आज तो बुआ जी यही हैं, मुझसे पहले तो उनका अधिकार है, आखिर वो घर की बड़ी बेटी है ना। आइए बुआ जी। नहीं नहीं रचना बेटा, ये सब तो तुझे करना चाहिए। अरे जिज्जी, रचना ठीक ही तो कह रही है, आजा आगे तू। ओम प्रकाश और रचना के कहने पर मधु पूजा संपन्न कराती है। ये देख कस्तूरी के तन बदन में आग लग जाती है। कस्तूरी जी, अब अपनी ननद को दक्षिणा दें। ठीक है पंडित जी, ये लो जिज्जी 50 रुपए, खुश रहो। अरे भाभी, इस 50 के नोट की जरूरत नहीं है, आप तो बस दक्षिणा में अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है जिज्जी, अब आप नहीं मानते हो तो लाओ दे दीजिए, विदा के समय सारा एक साथ दे दूंगी। कोई नहीं भाभी, जब आपका मन हो तब दे देना। सभी महिलाएं बैठकर कस्तूरी के इस व्यवहार की कानाफूसी करती हैं। पूजा संपन्न हुई, सब लोग प्रसाद लिए बिना मत जाइएगा। बेला बेटा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी और सबको भोजन कराना। लो जी, एक सास से पीछा छूटा नहीं, आ गई बनने दूसरी सास, देखो तो जरा। अब शाम को सारे मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी मधु भी अपना बैग पैक कर अपने रूम से बाहर आती है। भाभी, ये गिफ्ट मैं सबके लिए लेकर आई थी। अच्छा जिज्जी, तो आप भी जा रहे हो? हाँ हाँ भाभी, सभी मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, तो अब मैं भी चलती हूँ। बुआ जी, कितने समय बाद आज आप घर आए हो, तो कुछ दिन तो रुक कर जाइए ना। हाँ जिज्जी, तेरे आने से माँ की कमी पूरी हो गई है, 2-3 दिन और रुक कर जाना। कस्तूरी को छोड़कर सभी मधु को रुकने के लिए जोर डालते हैं और मधु उन्हें बहुत देर तक मना नहीं कर पाई। ठीक है भाई, अब तू इतना कह रहा है तो 2-3 दिन रुक कर ही जाऊंगी। अरे कुछ भी करके जिज्जी को यहाँ से जल्द भेजना होगा। और जो जिज्जी यहाँ रुकती है तो बेला के सामने तो ये तेरी हार होगी कस्तूरी। अरे बेला की बच्ची, आज नाश्ता भी देगी या दूसरों के साथ मिलकर घर में चुगलियाँ ही करती रहेगी? हाँ हाँ मम्मी जी, अभी ला रही हूँ। रचना दीदी, आज मम्मी को खाना आप ही देकर आओ। बुआ जी के आने पर मम्मी ने तो मेरी जान ही निकाल रखी है। हाँ हाँ ठीक है भाभी, लाओ मुझे दो, मम्मी को नाश्ता मैं ही दे देती हूँ। आ गई तू रचना, यहाँ बैठ। बेटी तो तू मेरी है, पर चमचागिरी तो तेरी बुआ की ही कर रही है। मम्मी, यदि तुम ऐसी कड़वी बातें करोगी तो मैं अपने घर लौट जाती हूँ। हाँ हाँ, अरे जानती है ना, माँ तो तुझसे नाराज होगी नहीं, तू चाहे कुछ भी कर। रचना कस्तूरी को ब्रेकफास्ट देकर अपनी भाभी के पास चली जाती है। भाभी, बुआ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दीदी, थोड़ी देर पहले तो मैंने बुआ जी को दादी के रूम में देखा था, जिसे मम्मी ने अब स्टोर रूम बना दिया है। दोनों ननद भाभी बुआ जी को ढूंढते हुआ स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि बुआ दादी की तस्वीर से बातें कर रही होती है। माँ, आज तुम घर में नहीं हो तो घर में अपनापन भी नहीं लग रहा है। किसी ने सच ही कहा है, माई के शब्द में ही माँ का प्यार और दुलार छुपा है। बुआ जी, कहाँ हैं आप? अरे रचना बिटिया, मैं तो तेरी दादी के रूम में हूँ, आजा। चलिए ना बुआ जी, भाभी ने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में चलकर एंजॉय करते हैं।
हाँ हाँ बिटिया, चलते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। दोनों बुआ भतीजी डाइनिंग टेबल पर जाती है तो कस्तूरी वहां से उठकर चली जाती है, जिसे देख मधु को बुरा लगता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती है। भाभी, मुझे और बुआ जी को ब्रेकफास्ट दे दीजिए ना। अभी ला रही हूँ दीदी। सभी ब्रेकफास्ट के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी कस्तूरी रमन और बेला को अपने रूम में बुलाती है। रमन बेटा, ये सोने की चेन रचना के लिए और ये डायमंड की रिंग मैं सोच रही हूँ जमाई बाबू को दे दूं। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी हैं। इन्हें देख रचना तो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे मम्मी, बुआ जी हमारे लिए बहुत महंगी गिफ्ट लेके आई हैं, तो उन्हें भी तो कुछ दोगी ना। अरे मेरी संदूक में से कोई भी 2 साड़ी निकाल कर दे दूंगी। अब अम्मा जी तो है नहीं, तो यही बहुत है तेरी बुआ के लिए। तो मम्मी, संदूक की साड़ियाँ तो ऐसी भी नहीं है कि कोई उन्हें पहन सके, तो क्या हम बुआ जी को दीदी के जैसे कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते हैं क्या? चुप कर, ये भी तेरी बेवकूफी की वजह से देनी पड़ रही है। ना तो तू इन्हें यहाँ बुलाती और ना ही ये आफत मेरे गले पड़ती। अब मत छोड़ो ना उस बात को। बुआ जी आई तो सबको अच्छा लगा ना। अब हमारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं भगवान की दया से, तो हम बुआ जी को भी कुछ अच्छा सा दे देते हैं। अरे मैं तेरी बुआ को अच्छे से जानती हूँ। क्यों 2-3 दिन और रुकी है यहाँ पे? सोचा होगा घर को अच्छे से लूट कर ले जाऊंगी। कस्तूरी की ये बातें मधु सुन लेती है और आंखें नम होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती हैं। मम्मी जी, लगता है बुआ जी ने आपकी कड़वी बातें सुन ली हैं। अरे सुनती है तो 100 बार सुने, मुझे कोई जिज्जी से डर थोड़ी लगता है। अब थोड़ी देर बाद बेला के रूम से जोर जोर से बोलने की आवाज आती है। देखो रमन, मैंने एक बार कह दिया है, हम दीदी को इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं देंगे। यहाँ कोई पैसों का पेड़ थोड़े ना लगा है। बेला, वो मेरी बहन है, उसके बारे में तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो शर्म करो। तुम्हें मेरी इकलौती बहन का मान सम्मान करना ही होगा। ओ रमन, मान सम्मान माय फुट। मैंने कह दिया है ना कि रचना को गोल्ड और डायमंड नहीं दिया जाएगा। घर में इतना हल्ला गुल्ला सुनकर कस्तूरी भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। अरे रमन, बेला, क्या हुआ जो सुबह सुबह इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो? मुझसे क्या पूछ रही है मम्मी जी? अपने बेटे से पूछिए। तभी वहाँ रचना भी आ जाती है। क्या हुआ भाभी? भैया ने कुछ कह दिया है क्या? अरे तेरे भैया क्या बोलेंगे? सारी लड़ाई तो तुझे लेकर हो रही है। मुझे लेकर क्यों भाभी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रमन, तुम बताते हो या फिर मैं ही बताऊं कि बात क्या है? रमन कस्तूरी को सारी बात बताता है। तभी रचना रोते हुए वहां से अपने रूम में चली जाती है। मधु जैसे ही कुछ बोलना चाहती है, तभी कस्तूरी कहती है, अरे कुछ तो शर्म करो, किसी के भी सामने शुरू हो जाते हो। देखो मम्मी, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। अब ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर ये बात सबको मंजूर है तो मैं यहाँ रुकती हूँ, वरना मैं अपने पापा के घर लौट जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी तो यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम अभी अपने पापा के घर जा सकती हो। अरे बेला बेटा, तुझे अचानक ये क्या हो गया है? हर समय दीदी दीदी करने वाली आज रचना तुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है? मम्मी, जब देखो दीदी यहाँ चली आती है अपनी मर्जी चलाने। अब उन्हें समझना चाहिए कि ये उनके भाई भाभी का घर है। अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ। रचना जब चाहे अधिकार से इस घर में आ सकती है। और इतना ही नहीं, मेरे जाने के बाद भी ये उसके भाई का घर रहेगा। जब चाहे बिना रोक टोक के वो यहाँ आएंगी। माँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। रचना, जब तेरा मन करे तू इस घर में हक से आ सकती है। वाह रमन, क्या सही कहा। तुम्हारी बहन तो यहाँ हक से आ सकती है और पापा जी की बहन का कोई अधिकार नहीं है। अरे बेला, ये क्या बोले जा रही है? मम्मी, मैं आपको यही तो समझाना चाह रही थी कि रचना के तो भाई का घर है और पापा जी की बहन का कुछ नहीं। एक बेटी के साथ न्याय और दूसरी के साथ अन्याय क्यों मम्मी? ये बात सुनकर ओम प्रकाश से रहा नहीं गया और हमेशा चुप रहने वाले ओम प्रकाश आज बोल पड़ते हैं।
अरे मधु जिज्जी, मुझे माफ कर दे। घर में शांति बनी रहे इसीलिए मैं तेरे साथ अन्याय होते देखता रहा। अरे मैं तो तेरी राखी की लाज भी ना बचा पाया। माँ, जैसा व्यवहार आप बुआ जी के साथ करती हैं, यदि मैं और बेला वैसा व्यवहार रचना के साथ करें तो आपको कैसा लगेगा? अरे बस करो अब सब लोग, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जिज्जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपके साथ गलत व्यवहार किया। अम्मा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। माफी मत मांगिए भाभी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि माँ के ना रहने पर आज आपने मुझे दिल से अपना लिया है। मम्मी, बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं आती, वे तो अपने भाई भतीजे को फलता फूलता देख बहुत खुश होती है और उनकी बलाएं ले लेती हैं। मम्मी, हम तीनों को माफ कर दीजिए। हम तो ये सब नाटक इसलिए कर रहे थे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। रचना, रमन और बेला हाथ जोड़कर कस्तूरी से इस नाटक के लिए माफी मांगते हैं। रचना दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। भले ही नाटक में, पर मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्यारी भाभी, मैं सब जानती हूँ। हम हमेशा बहनों की तरह रहेंगे। चलो, अंत भला तो सब भला। जिज्जी, अब जब तेरा मन करे यहाँ पे आती रहियो। दोस्तों, बहन बेटी के मायके आने से घर में सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है, इसलिए अपनी बहन बेटियों को देख कभी भी माथा न ठनकाए। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें